यह अंधेरा था। हम फिर से पहाड़ी की चोटी पर थे। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें एक उदास खालीपन से चमक रही थीं जब उसने पूछा, क्या तुम सोचते हो कि मैं एक बुरी इंसान हूँ? क्या मैं चेतन की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ? नहीं, तुम नहीं हो, मैंने झूठ बोला। उसने मेरी आंखों में देखा, जैसे मेरी आत्मा को तलाश रही हो। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। कुछ सेकंड बाद हम एक दूसरे को चूम रहे थे। यह पहली बार था जब मैंने किसी महिला को छुआ था और मेरी तकनीक असहज थी। उसने पहल की, मुझे अपनी ओर खींच लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसकी टी शर्ट उठाई और अपने होंठ उसके निपल्स पर रखे। उसने धीरे से कराहते हुए अपने निचले होंठ को काटा। दृश्य बदल गया और मैं पहाड़ी पर अकेला था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। चेतन अपनी बाहें फैलाए खड़ा था। उसकी कटी हुई कलाई से खून बह रहा था। उसके चेहरे पर एक पागल की तरह चौड़ी मुस्कान थी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और देखा कि सुनील और अदिति मेरे सामने खड़े थे, हाथ पकड़े हुए, मुझे व्यंग्यात्मक ढंग से देख रहे थे। मैं पसीने में डूबा हुआ जाग गया। मैं उठा, फ्रिज की तरफ गया और 1 लीटर पानी पी लिया। सुबह के 9 बज रहे थे और प्रणय अभी भी सो रहा था। ऑफिस जाने का मन बिल्कुल नहीं था। जैसे जैसे होश आ रहा था, एक गहरा अवसाद मुझ पर हावी हो रहा था। ये उन निराशाजनक पलों में से एक था जब आपका जीवन एक किनारे पर लटक रहा होता है और उसे बचाने का एकमात्र तरीका होता है कि आप अपने अस्तित्व का कोई कारण खोज लें। मैंने फिर से बिस्तर में आराम पाने की कोशिश की और सोने की कोशिश करने लगा। बिस्तर पर लेटकर खाली दीवारों को देखते हुए मुझे अपने अतीत की यादें घेरने लगीं। बार बार मैं उस भावना का सामना कर रहा था जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, खुद पर दया। जैसे बारिश में कांपता हुआ एक कमजोर पिल्ला, जैसे वो पिल्ला जिसकी उस बरसाती रात उसने मदद की थी। हम बाइक पर थे, बारिश में भीगते हुए, एक दूसरे को समझने की खुशी में डूबे हुए। अदिति ने मेरी कमर को कसकर पकड़ रखा था और उसका चेहरा मेरे कंधे पर टिका हुआ था। मैं पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन उसकी हल्की सांसें मेरी गर्दन पर मेरे दिल को गर्म रखे हुए थीं। उसकी निपल्स तनी हुई थीं, जो उसके पतले ब्लाउज के कपड़े से मेरे पीठ पर दब रही थीं। मुझे संतुष्टि और बेफिक्री महसूस हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, जैसे उस रात मेरे भीतर की ऊर्जा को चुनौती दे रही हो। हम हाईवे पर एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके। एक नवजात पिल्ला बारिश में कांपते हुए एक अखबार के पास दुबका हुआ था। उसे वो पिल्ला चाहिए था। जब अदिति कुछ चाहती थी तो वो आपकी मर्दानगी को चुनौती देता था। ढाबे के मालिक ने मुझे एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी जब मैंने उस आवारा पिल्ले के बदले अपनी चमड़े की जैकेट दी। हम वापस कॉलेज लौट आए और वो उस कुत्ते को पाकर बहुत खुश थी। फिर उसे 3 बार खाना खिलाने की जिम्मेदारी से बोरियत होने लगी। उसने 1 महीने में ही उसे छोड़ दिया। मुझे उसी समय सबक ले लेना चाहिए था। मैंने कराहते हुए अपने आप को वर्तमान में वापस खींचने के लिए खुद को चुटकी काटी। मैंने 3 साल तक खुद को उससे दूर रखा था। उसकी एक झलक मुझे फिर से अतीत की यादों के भूल भुलैया में नहीं खींच सकती थी। मैं बिस्तर से उठा और कल्पना को कॉल करने का सोचा। वो 30 साल की तलाकशुदा थी, जो मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। कल्पना और मेरे बीच का रिश्ता जुनून से भरा था और इस बात की तसल्ली थी कि यह सिर्फ सेक्स तक सीमित था। यह तब तक अच्छा चल रहा था जब तक उसने मुझसे प्रतिबद्धता की मांग शुरू नहीं की और मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रहने की जिद नहीं की, वो भी अपनी बिल्ली के साथ। जब मैंने 2 महीने पहले उससे ब्रेकअप किया, तब मामला बिगड़ गया था।
मैंने तय किया था कि मैं उसे फिर कभी कॉल नहीं करूंगा। फिर भी आज उसे कॉल करने की इच्छा हो रही थी। इस अचानक खालीपन से बाहर निकलने के लिए कुछ भी। मैंने कल्पना को नग्न होते हुए सोचा, उसकी चिकनी हाथी दांत जैसी त्वचा, आकर्षक स्तन और सुंदर टांगे। मेरा शरीर उसके लिए तड़पने लगा। अकेलेपन के लिए सेक्स एक अस्थायी समाधान। मैंने कल्पना का नंबर डायल करने ही वाला था, तभी फोन बजा। वो अदिति थी। सुप्रभात। हाय, कैसी हो? उसने शिष्टता से पूछा। अच्छा हूं, तुम कैसी हो? ठीक हूं, अभी भी संभलने की कोशिश कर रही हूं। तुमने कल काफी असर डाला। हम अब भी तुम्हारे द्वारा खोजी गई चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे अंदाजा है कि यह सुखद अनुभव नहीं था। कुछ हद तक। पापा तुम्हें केस पर जल्दी चाहते हैं। पापा? मेरे ससुर। मैं उन्हें पापा बुलाती हूँ। वो तुम्हारी समझदारी से काफी प्रभावित हैं। वो एक उदार व्यक्ति हैं। असल में नहीं। उन्हें खुश करना मुश्किल है। तो हमारे लिए कुछ कागजी काम है। हाँ, एक सामान्य समझौता। क्या मैं उस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकती हूँ? बिल्कुल, तुम ही हमारी ग्राहक हो। शानदार। इसे कैसे अंजाम देंगे? मेरा सहयोगी प्रणय समझौते की हार्ड कॉपी लेकर तुम्हारे पास आएगा। अगर सब कुछ ठीक लगता है तो उस पर हस्ताक्षर कर देना और उसे वापस कर देना। मैंने खुद को मजबूर किया और कहा, साथ ही रिटेनर चेक भी। ओह, उसने निराश होकर कहा। रिटेनर की रकम तय की जा सकती है। मैंने जल्दी से जोड़ा। बेवकूफी, मुझे तुम्हारी फीस की चिंता नहीं है। क्या तुम मेरी जगह अपने सहयोगी को भेजने के बजाय खुद आ सकते हो? शायद हम बाहर कहीं मिलें। यहाँ आज बहुत सारे मेहमान हैं और हम खुलकर बातें नहीं कर पाएंगे। मैं हजार कारण सोच सकता था क्यों मुझे ना कहना चाहिए। फिर भी मैंने कहा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तुम कब आओगे? उसने उत्साह से पूछा। मैं तुम्हें कॉल करके बताता हूँ। ठीक है। मेरे घर के पास कोई जगह चुन लो। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के लिए घर से निकल सकती हूँ। ठीक है। मैं 10 मिनट में कॉल करके जगह कंफर्म करता हूँ। ठीक है। मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगी, उसने ऐसे स्वर में कहा जिसमें उत्सुकता झलक रही थी। मैंने फोन रख दिया। मेरे अंदर का जुनून ठंडा पड़ चुका था। अदिति की आवाज सुनते ही शर्म और पछतावे के साथ मैंने गहरी सांस ली। अब क्या तुम्हारे अंदर ज़मीर जाग रहा है? खुद से की गई ये बातें मुझे कहीं नहीं ले जा रही थीं। आज किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली थी। मैं 11 बजे वहां पहुंच गया। मैंने एक शांत और साधारण कॉफी शॉप चुनी थी जिसे एक ईरानी व्यक्ति अली चलाता था। वो शहर में सबसे अच्छे चॉकलेट डेजर्ट बनाता था। मुझे पता था कि अदिति को चॉकलेट से कितनी लगाव थी। उसने मुझे एक संदेश भेजा जिसमें उसने बताया कि वह आधे घंटे देर से पहुंच रही थी। समय की पाबंदी उसकी आदतों में कभी नहीं रही। मैं टेबलों की कतारों के बीच से चलते हुए काउंटर की ओर गया। अली ने मुझे देखा और मजाक में अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, विशाल, बहुत समय बाद तुमने अपने दोस्त को भुला दिया। मैं खिड़की के पास एक टेबल पर बैठ गया और जल्द ही अतीत की यादों में खो गया। मेरी तंद्रा तब टूटी जब मैंने देखा कि एक ड्राइवर वाली मर्सिडीज बेकरी के सामने रुकी। अदिति मर्सिडीज से बाहर निकली। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसकी चाल बहुत ही शालीन थी और मैंने नजरें घुमाने की कोशिश की।
कोने में बैठे एक किशोर ने अपने साथी को कोहनी मारी, जिसने अदिति के दुकान में घुसते ही हल्की सी सीटी बजाई। हाँ, उसने कहा, और ऐसे झुकी जैसे किसी आलिंगन की उम्मीद कर रही हो। मैं सीधे खड़ा रहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने हाथ मिलाया और मुस्कुराई। तो अब ऐसे ही चलेगा? हाँ हाँ, मैंने कहा। हम एक कोने में स्थित टेबल तक गए। कृपया बैठो, मैंने विनम्रता से कहा। कैसे हो? उसने पूछा, अपनी आरमानी की सनग्लासेस टेबल पर रखते हुए। एक वेटर हमारी ओर बढ़ा। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, चॉकलेट मूस और कॉफी? उसने सिर हिलाया और मुस्कुराई। तुम्हें याद है? कुछ सेकंड के लिए भारी खामोशी छा गई। तुमने कल काफी हंगामा खड़ा कर दिया। हम सब इस बात से हैरान हैं कि कोई, जानते हो, घर से क्या प्रतिक्रिया है? अभी तक यह बात सबके दिलों तक नहीं पहुंची है कि हत्यारा कोई ऐसा हो सकता है जिसे अनिल जानता था। हाँ, मुझे झटका समझ में आता है। हालांकि मैं स्वीकार करता हूँ कि परिवार ने हत्या को काफी हल्के में लिया है। दुख पर विजय पाने में काफी मजबूत हैं। उसने अपना बायां भौं उठाया। और क्या यह बुरी बात है? नहीं, बस एक अवलोकन। ओह, तुमने क्या देखा? कि उसकी पत्नी और उसके भाई उससे ज्यादा जुड़े नहीं थे, और शायद वो भी उनसे नहीं था। उसने मुस्कुराया। तुम अच्छे हो। हाँ, मान लो कि वो परिवार का काला भेड़ था, इतना काला कि कोई उसे मार दे। उसने अपने होठों पर हाथ रखा जैसे कोई बेखबर इशारा हो, और आंखें चुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगी। अनिल ने कई लोगों को नाराज किया था। वो एक कमजोर, बिगड़ा हुआ बच्चा था, लेकिन मैं किसी को नहीं सोच सकती जो उसे मार डाले। और फिर भी किसी ने उसे मार दिया। तुम्हें किसी पर शक है? उसने उत्सुकता से पूछा। मुझे शालिनी का व्यवहार संदिग्ध लगा था, लेकिन अदिति को यह जानने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं, अभी बहुत जल्दी है। यह केवल अटकलें होंगी। उसने गहरी सांस ली। मैं यहाँ सिर्फ आधे घंटे के लिए हूँ। अब हत्या की बात मत करो। तो फिर किस बारे में बात करें? तुम जानते हो, सामान्य बातें। तुम कैसे हो? तुम्हारे जीवन में नया क्या है? मैं मुस्कुराया और समझौते की प्रति उसकी ओर बढ़ाई। यह 3 पेज का दस्तावेज था, मेरी एजेंसी के लेटर हेड पर छपा हुआ, जिसमें एक अजीब फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया था और एक मूर्खतापूर्ण लोगो था जिसे प्रणय ने चुना था। उसने समझौते को उठाने की कोई कोशिश नहीं की, तो मैंने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे हैं। इसे पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। कृपया विशेष रूप से क्लॉज 4 और 5 पर ध्यान दें। आपको हर पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे। उसने समझौता लिया और हर पेज पर तेजी से हस्ताक्षर किए। उसने एक भी शब्द पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। वह मुझे वापस देते हुए बोली, लो, हमारा काम हो गया। पापा तुम्हारे ऑफिस में कल चेक भिजवा देंगे। मैं मानती हूँ कि राशि का उल्लेख ड्राफ्ट में है। हाँ है। अच्छा, अब जब ये काम हो गया तो अपने बारे में बताओ। 3 साल। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है? कई हैं। उसने भौहें चढ़ाई। ऐसा है? तो शादी कब कर रहे हो? मैं तुम्हें कार्ड भेजूंगा। उसने ठंडी मुस्कान दी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। अच्छा अच्छा, तुम्हें बस अब सेटल हो जाना चाहिए। हाँ, मुझे होना चाहिए, मैंने रूखेपन से जवाब दिया। क्या तुम फिलहाल किसी के साथ गंभीर हो? उसने पूछा। नहीं, मैंने सच्चाई से कहा।
झूठ बोलना व्यर्थ होता, क्योंकि वह मेरे चेहरे से तुरंत सच जान लेती। काश वो और सवाल न पूछे। जब मैं उसके साथ था, वह मेरी हर गतिविधि पर नजर रखती थी। उसकी आंखें दुहक से चमक रही थीं। उम्मीद है ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा। मैं उन हमदर्दी भरी लेकिन चालाक आंखों में देख रहा था। मुझे पता था कि उसके अपराध बोध में कुछ भी असली नहीं था। वह खुद को यह आश्वासन देना चाहती थी कि मैं अभी भी उसे भूला नहीं था। मैं सोच रहा था कि मैंने उससे मिलने के लिए क्यों सहमति दी। जवाब तुरंत आया। मैं अतीत को फिर से जीना चाहता था। उससे अकेले मिलना चाहता था, जैसे पुराने दिनों में मिलते थे। कॉफी और बातचीत। उसने मेरे विचार पढ़ लिए। कॉफी, तुम और मैं, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। यकीन नहीं होता कि 3 साल बीत गए हैं। लगता है जैसे कल की ही बात हो। नहीं नहीं नहीं, तुमने अपने बाल 4 इंच लंबे नहीं किए, वजन नहीं बढ़ाया और मर्सिडीज नहीं खरीदी 24 घंटों में। वह विचारशील मुस्कान के साथ बोली, हाँ ये सही है। मैं ये सब एक दिन में नहीं कर सकती थी। मुझे एहसास हुआ कि 3 साल बाद भी उसकी मुस्कान मेरे सांसों में बाधा डाल सकती थी। उसने मेरे मूड को महसूस किया और उसकी मुस्कान की जगह एक गंभीर गहरी निगाह ने ले ली। मैं मंत्रमुग्ध हो गया और आंखें मिलाने से पीछे हटने की कोई कोशिश नहीं की। वही गहन आकर्षण था जिसने मुझे तब भी जकड़ा था। यह फिर से हो रहा था, शमा और परवाने की कहानी। और परवाने की तरह मैं हमेशा शमा की ओर खींचता रहूंगा, चाहे वह मुझे तबाह करने की धमकी ही क्यों न दे। मैंने खुद को उस दिन के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जब उसने मुझसे कहा था कि वह भ्रमित थी, कि वह मुझे और सुनील दोनों से प्यार करती थी। इसने काम किया और मैंने घृणा से नजरें हटा ली। वेटर ने मूस और कॉफी टेबल पर रखी। उसने एक टुकड़ा लिया। लाजवाब कुछ टुकड़े उसकी शर्ट पर गिर गए और वह मुझे शर्माते हुए मुस्कुराई। तो तुम और सुनील परिवार कब शुरू कर रहे हो? उसकी काली आंखें उदास हो गईं। ओह, हम अभी तैयार नहीं हैं। सुनील और मैं अभी भी एक दूसरे को स्वीकार करने की प्रक्रिया में हैं। यह उतना आसान नहीं है जितना हमारे बीच था। हमारे बीच, मैं उसके सूक्ष्म तरीकों से अतीत की याद दिलाने के प्रयास से थक गया था। उसने मेरी चुप्पी को उसकी बातों पर सहमति मान लिया और जारी रखा। कभी कभी जब मैं हमारे बारे में सोचती हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखा। अदिति, तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसने एक पल सोचा। इंस्टिंक्ट। जब अनिल की हत्या हुई तो हर कोई डर गया था। आमतौर पर हम पापा की ओर देखते हैं कि वे कोई दिशा दिखाएं, लेकिन वह टूट चुके थे। मैं असहाय और डरी हुई महसूस कर रही थी। ठीक है अदिति, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मेरा इस मामले में कोई छुपा हुआ एजेंडा या निजी स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ अपने पेशे की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैंने इंतजार किया जब तक कि उसने मेरी बातों का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ लिया और महसूस नहीं किया कि उसे चोट पहुंची है। कृपया मुझे अतीत की बातें करके या अपने पति के साथ अपने रिश्ते की जानकारी देकर शर्मिंदा मत करो। एक आदमी की हत्या हुई है और मैं अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरी क्लाइंट हो। उसने मुझे दुख भरी नजरों से देखा और उसके होंठ कांपे। मेरा दिल भी कांप गया। मैंने नरम होकर कहा, देखो अदिति, हम उस बिंदु से आगे बढ़ चुके हैं जहां हमें एक दूसरे से सब कुछ बताना होता था। चलो चीजों को और जटिल न बनाएं। उसने सिर हिलाया और अपने होंठ काटे। बस मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुम्हारे बहुत करीब थी,
इसलिए उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया और मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया, भले ही मैं उसे वह वाक्य पूरा करते सुनने के लिए अपना बायां हाथ दे सकता था। मैंने उसका मूस खत्म होने का इंतजार किया और वेटर को बिल के लिए इशारा किया, उम्मीद करते हुए कि यह मुलाकात अब खत्म हो जाए। क्या मुझे एक और कॉफी मिल सकती है प्लीज, उसने अचानक कहा। क्या तुम्हारे पास थोड़ा और समय है? हाँ है। तुम्हारे बारे में बात करें। आखिरी बार मैंने सुना था कि तुम अपनी कॉर्पोरेट नौकरी में बेहतरीन कर रहे थे। तुम्हें प्राइवेट डिटेक्टिव बनने का क्या ख्याल आया? मुझे एहसास हुआ कि मुझे लाशों से मोह हो गया था। उसने जिद करते हुए कहा, अरे प्लीज शुरुआत से बताओ। शुरुआत से। मैंने पीठ से टेक लगाई, हाथों को पीछे सिर के नीचे रखा और आंखें बंद करके गहराई से सोचने लगा। तो शुरुआत में 1,70,00,000 साल पहले बिग बैंग हुआ था। फिर पृथ्वी बनी। उसने एक मोहक मुस्कान दी और मुझे भी मुस्कुराना पड़ा। क्या तुम खुश हो? उसने अचानक पूछा। बेहद। मुझे उसे यह पूछने का मन हुआ कि क्या वह खुश है, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। फिर मैंने कोशिश छोड़ दी और पूछ ही लिया, तुम खुश हो? वह जवाब के लिए तैयार थी। मैं ठीक हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खो जाती हूँ, लेकिन फिर तुम हमेशा कहा करते थे कि मैं उदासियों और काली भावनाओं की शिकार हूँ। उदासी के दौर। मैंने खुद भी उनमें से कुछ का सामना किया था जब उसने मुझे छोड़ा था। मैंने अपने आप से वो शब्द दोहराए, छोड़ दिया मुझे। मैंने रूखे स्वर में कहा, हाँ ऐसा हो जाता है। उसे मेरे स्वभाव में बदलाव महसूस हुआ होगा, क्योंकि वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने कुछ भी न कहने का फैसला किया और अपनी कॉफी पीने लगी। खैर मिसेस कपूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। कृपया सहयोग करें। उसने मुझे बिना किसी भाव के देखा और सिर हिलाया। मैं कल कुछ परिवार के सदस्यों से बात करना चाहूंगा। क्या मैं कर सकता हूँ? जरूर। किसी खास से? शालिनी से शुरुआत करते हैं। उसने नकली हैरानी से अपनी भौं उठाई। तो तुम उसे शक के घेरे में रखते हो? उसे मेरी पहली पसंद से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्या उसे शालिनी के बारे में कुछ पता था जो मुझे नहीं था? शायद। देख रहा हूं कि तुम हैरान नहीं हो कि मैं उसे शक के दायरे में रख रहा हूं। हाँ, मैं नहीं हूं। हमने सभी ने कल शालिनी के अजीब व्यवहार को देखा। एक पल वह रो रही थी और अगले ही पल उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब से वह पूरी तरह से टूट चुकी है। हम उसके पिता के बारे में बताओ। वह एक दुखद कहानी है। मयंक अंकल पिछले 25 सालों से पापा के अकाउंटेंट हैं। उनकी निष्ठा प्रसिद्ध है। दिलचस्प। मुझे ये नहीं पता था। उनकी अमनेशिया, स्मृतिलोप के बारे में बताओ। हमारी बातचीत उनके फोन की घंटी से रुक गई। ये सुनील है, उसने मुझे बताया और बात करने लगी। क्या? वह 1 सेकंड में उत्साह से बोली। कौन? उसने और भी ज्यादा उत्साहित होकर कहा। मैं विशाल के साथ हूँ। एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ। हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? मैंने पूछा। उन्हें पता चल गया है कि अनिल को किसने मारा। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।